जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का ये जो 10 क्वेश्चंस की करंट अफेयर्स की हिंदू की सीरीज होती है डेली की, उसमें। ठीक है साहब, आइए शुरुआत करते हैं बिना अपना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, वो हम पॉस्को एक्ट की बात कर रहे हैं। जी हां, ये जो पॉस्को एक्ट है 2012 में आया था, इसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें बोला गया है कि ये 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए है, उनके अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं या यौन अपराध होते हैं उसके लिए है। तो पहला स्टेटमेंट तो भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है कि अगर इस प्रकार का कोई अपराध हुआ है तो उसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को देनी चाहिए, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये भी बात सही है। तीसरा बोला गया है कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है। ये बात पॉस्को एक्ट के सेक्शन 22 में भी कही गई है। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है भाई, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने है, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, आप लोग ये भी देख सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं इसका। ठीक है, वहीं अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बारे में बात करता हूं तो यहां पे हम महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 की बात कर रहे हैं। जी हां, जिसे आप मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आइए वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है कि इसमें 1/3 जो जिन लोगों को रोजगार दिया जाता है वो महिलाएं होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। और तो और आप लोगों को पता है इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और तो और जहां के आप जिस ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं वहां से 5 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको वो रोजगार दिया जाएगा, यह बात भी सही है। दूसरी बात यहां पे बोली गई है कि इसमें जो सोशल ऑडिट होती है, जो इसका निरीक्षण करती है, वो कौन करती है? ग्राम पंचायत करती है इसका निरीक्षण, यह बात भी सही है। ग्राम पंचायत या कह लें ग्राम सभा करती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यहां पर बोला गया है कि जो केंद्र सरकार है वो पूरी की पूरी वेतन जो है या जो भी उनका पारिश्रमिक होता है वो स्किल्ड और जो अनस्किल्ड होते हैं, लेकिन ये लोग ये लिखना भूल गए कि इसी में सेमी स्किल्ड लेबर भी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए कहीं ना कहीं इसे हम रॉन्ग कर देंगे। और चौथा बोला गया है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर किसी को वो रोजगार 15 दिन के भीतर मुहैया नहीं करा पाए तो राज्य सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता देगी। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। केवल 3 ही स्टेटमेंट सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान से इसे देखना था आपको। ठीक है साहब, इसके आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है बच्चों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जी हां, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो है जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2008 से आया था। ठीक है भाई, पहला स्टेटमेंट तो सही है। ये वही एजेंसी है दोस्तों जो कि कहीं भी हमला हो, कहीं भी आतंकवादी गतिविधि कहीं भी हमारे देश में हो रही या देश के बाहर हो रही हो, उसकी जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेशन की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ही है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसे हिंदी में कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और तो और ये जो एजेंसी है इतनी शक्तिशाली है कि इन्हें स्टेट गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। यानी कि अगर दिल्ली में हमला हुआ था वहां पे इन्हें इंक्वायरी करनी है, जांच करनी है, अपनी इच्छा से ये लोग बिना किसी आदेश के वहां जा सकते हैं। इन्हें किसी राज्य सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये इनकी शक्ति है। बिल्कुल ये बात भी सही है। और तो और ये कोई भी अगर केस अगर भारत के बाहर भी होता है तो ये एजेंसीज वहां भी जा सकती हैं आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए, लेकिन उन सभी देशों के साथ भारत के पहले से एग्रीमेंट हुए रहते हैं। ठीक है भाई, ये तीनों स्टेटमेंट सही, लेकिन चौथी बात बोली है कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, जबकि ये रॉन्ग है, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ध्यान रखना, आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इसलिए इसके 3 ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका हम अगर देखें 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के बारे में। जी हां, ये केंद्र सरकार जो होती है अकॉर्डिंग टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2000 किस साल आया था दोस्तों? 2005 में आया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। उसी के तहत स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड भी होता है और
ये कौन तय करता है कि कितना पैसा राज्यों को दिया जाएगा, कौन से राज्य को दिया जाएगा? ये फैसला बच्चों फाइनेंस कमीशन जो होता है वो करता है, लेकिन ये सिर्फ रिकमेंडेशन देता है, ये सिर्फ सुझाव देता है, ये सिर्फ सुझाव देगा। बाकी केंद्र सरकार के ऊपर है कि वो कितना इनका सुझाव मानती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो इनका सही है। ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये क्या लिखा है, एसडीआरएफ फंड कैन बी यूज फॉर मिटिगेशन एक्टिविटी विदाउट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये रॉन्ग है दोस्तों, केंद्र सरकार का अप्रूवल तो लेना ही लेना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वहीं अगर मैं तीसरे स्टेटमेंट की बात करता हूं कि इसका पूरा का पूरा ऑडिट जो है सीएजी को करना पड़ता है, ये बात भी सही है, इसलिए पहला और तीसरा ही इसमें सही है दोस्तों। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इसका कुछ एक डिटेल में हमने कुछ समझा रखा है, आप लोग देख लेना। ये इसका एक्सप्लेनेशन है पूरा का पूरा, स्क्रीनशॉट भी आप लोग इसमें ले सकते हैं। और हम आते हैं पांचवें पे। यहां बेसिकली हम लोग जो भारत सरकार नक्सल मूवमेंट चला रही है, एंटी नक्सल मूवमेंट चला रही है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको पता है कि हमारे देश के गृह मंत्री ने इस मूवमेंट को अभी भी रन कर रहे हैं और कह रहे हैं 2026 के मार्च अप्रैल के महीने को खत्म होते होते हम इस देश को पूरी तरह से नक्सल फ्री कर देंगे। हिंदू में इस पे भी आर्टिकल है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत में इन्होंने ये बोला है कि ये जो मूवमेंट था, ये जो आंदोलन जो वहां के लोगों ने किया था, ये पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है नक्सलबारी। 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी। जी हां, ये बिल्कुल सही बात है, 1967 में शुरुआत हुई थी। और फिर बोला गया है कि ये लोग जो नक्सलाइट्स होते हैं वो लोग बेसिकली ये जो कुछ थॉट्स थे, जो कुछ फिलोसफर थे जिनका नाम कार्ल मार्क्स था, जिनका नाम माओस था। माओस कहां के थे? चाइना के थे। तो ये लोग जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ये लोग जो हिंसा की बात करते थे, तो ये लोग उस पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, ये बात भी सही बात बोली है। दूसरी बात बोली है कि ये जो भारत सरकार ने मूवमेंट चला रखा है कि हम नक्सलिज्म को समाप्त कर देंगे, ये खाली और खाली केवल और केवल जो है ट्राइबल जो एरिया है या जो आदिवासी क्षेत्र है वहीं तक सीमित है, शहरों तक इसको नहीं लाया गया। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है भाई साहब। और फिर उसके बाद बोला गया है कि भारत सरकार जो ये जो पर्टिकुलर इशू है उसमें सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के माध्यम से संबोधित करता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है दोस्तों, इसलिए पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट इसका सही होगा। ठीक है भाई साहब। इसके आगे आते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इनका ले सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। जी हां, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत भारत ने करी है फ्रांस के साथ मिलकर। बिल्कुल सही बात है ये। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो भी यही कह रहा है कि ये एक इंटरनेशनल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी भारत और फ्रांस ने शुरुआत करी। ठीक है भाई, ये बात भी सही है। और तो और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही है कि सोलर के फील्ड में, सोलर में जो इन्वेस्टमेंट है या जो सोलर एनर्जी है उसे बढ़ाया जाए। यह बात भी बिल्कुल सही बात बोली गई है। लेकिन इसमें एक बात और बोली गई है कि ये जो कंट्रीज हैं वो पार्शियली या इंटायरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि आपकी ये जो दोनों रेखाएं हैं इनके आसपास होना चाहिए। ये कोई कंपलसरी नहीं है बेटा। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। इस समय वर्तमान में अगर बोले हम 106 से ज्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे वर्ल्ड में मेंबर्स हैं। ठीक है भाई, ये बात भी बिल्कुल ये बात हमने रॉन्ग कर दी है। और फिर उसको बोला गया है कि इसकी जो मेंबरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ एशियन कंट्रीज के लिए नहीं, ये भी बात गलत है। और फिर बोला गया है कि इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का, वो रखा गया है कि 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट इसमें होना चाहिए। यह बात भी बिल्कुल 16 आने सही है। इसका मतलब कि इसका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी पहला और चौथा ही इसका सही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है साहब, ये कुछ और इंफॉर्मेशन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये बेसिकली डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो आया था
2023 में हम उस पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि भारत के लोगों की जो जानकारियां हैं, जो कि ऐसे बातें की जाती है कि हमारे देश की जो इंफॉर्मेशन है वो चाइना वाले चुपके से चोरी कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, हमारे जो डेटा है बाहर की कंट्रीज में भेजे जाते हैं। इस पे रोक लगाने के लिए भारत सरकार एक बिल लेकर आई, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे। ये जो पर्टिकुलर बिल है ये भारतीयों के लिए और फॉरेनर्स के लिए, दोनों के लिए लागू किया था भारत के अंदर। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरी बात बोली गई है कि इसमें जो है अगर आप किसी का डेटा कहीं शेयर कर रहे हो तो इसमें उस पर्टिकुलर इंसान से, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से आपको सहमति लेने की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें यह बात भी बिल्कुल सही बात बोली गई है कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, लेकिन गवर्नमेंट इसका अपने हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकती है। गवर्नमेंट को, भारत सरकार को, राज्य सरकारों को इसके तहत छूट दिया गया है, यह बात भी बिल्कुल सही है। और तो और चौथा स्टेटमेंट भी जो दिया गया है वो बिल्कुल सही बात बोली गई है कि हमारी जानकारी बाहर के देशों के साथ आप साझा नहीं कर सकते। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है कि अगर भारत सरकार ने पहले से किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट कर रखा है तो वो किया जा सकता है, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए ये भी सही है। यानी कि इसके सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। इसका ये आप फोटो में भी देख सकते हैं दोस्तों, और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए आप, यहां हम आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 32 जो है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आप लोग जानते हैं ये किसने कहा था? B.R. अंबेडकर साहब ने ये बात कही थी। ठीक है, इसमें आपको चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें अगर किसी के फंडामेंटल राइट का ब्रीच होता है किसी भी भारत के नागरिक का, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति रखता है। ये आर्टिकल 32 में इसकी बात करी गई है, जिसमें कि आपके पास हर्बियस कॉर्पस, ठीक है, क्यू वारंटो, इस प्रकार के 5 फंडामेंटल राइट से संबंधित पावर्स हैं। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी वो जो 5 चीजें हैं, हर्बियस कॉर्पस, क्यू वारंटो वगैरह, स्टेटमेंट में प्लीज लिख के बताइए। और हाई कोर्ट के पास भी आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास भी शक्तियां हैं आर्टिकल 226 के तहत। ये आर्टिकल 32 जो है ये मेनली सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां बात कर रहे हैं सेंकाकू आइलैंड कहां पे है। आपके सामने डायग्राम भी बना हुआ है, तो मैं बता दूं कि सेंकाकू आइलैंड आपका पूर्वी चीन सागर या फिर ईस्ट चाइना सी में है। और यहां चाइना भी अपना दावा करता है, जापान भी अपना दावा करता है, और साथ में ताइवान भी अपना दावा करता है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखें तो ये जापान के अंडर में है, लेकिन चाइना जो है बदमाशी बदतमीजी करता रहता है। आज के अखबार में था कि चाइना अपनी नेवल शिप्स को वहां भेज रखा है, वो वहां के चक्कर लगा रही हैं, और कहीं ना कहीं चाइना की जो नेशनल इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, उसको कहीं ना कहीं खतरा भी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है यूरेनियम के बारे में दोस्तों। तो यहां बताया गया है कि यूरेनियम जो है भारत में मेनली झारखंड और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम वो फ्यूल है जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज करते हैं। जी हां, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 2047 तक भारत सरकार ने कितने का लक्ष्य रखा है कि हमें इतनी न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है, और यूरेनियम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोला है कि यूरेनियम जो है वो एक फिजाइल मटेरियल है। गलत बात है साहब, यूरेनियम एक फर्टाइल मेटल है। यानी कि सर फिजाइल का मतलब क्या है? फिजाइल मतलब जो टूट सके, ब्रेक हो सके, नहीं। यूरेनियम एक फर्टाइल मेटल है जो कि अपने आप को यूरेनियम 238 से आप प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट कर लेता है। और ये जो प्लूटोनियम 239 है
ये फिजाइल मटेरियल है, इसे ब्रेक किया जा सकता है, यूरेनियम 238 को ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसलिए यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। और तीसरे में बोला गया है दोस्तों कि भारत अपनी न्यूक्लियर जरूरतों के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए फ्यूल बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, आयात करता है। कौन कौन सी कंट्रीज से आयात करता है? अफगानिस्तान से नहीं करता है। अफगानिस्तान पास एक और कंट्री है, आप कमेंट करके बताएंगे उसका नाम। तो सबसे ज्यादा हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल कहां से लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं, कनाडा से लेते हैं, और कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से भी लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि पहला और तीसरा सही है दोस्तों। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेनली जब भारत ने अभी स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान ने जो बदतमीजी हमारे देश के साथ करी थी, जो पुलवामा में बदतमीजी करी थी, उसके बदले में भारत ने जो ऑपरेशन अभी रिसेंटली किया था, ये पाकिस्तान की एक सैटेलाइट इमेज है, जो कि भारत ने पाकिस्तान के एक एयर बेस पे हमला किया था। उसका नाम था नूर बेस एयरपोर्ट। ये वही नूर बेस एयरपोर्ट है जहां पे अमेरिका ने, यूएस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स रख रखे थे, और भारत ने उसके ऊपर का पूरा तबाह कर दिया था, नीचे का भी पूरा तबाह करने वाला था। लेकिन अमेरिका रोने लगा, दहाड़ मारने लगा, चिल्लाने लगा कि भैया रोक दो, सीज फायर कर दो, सीज फायर कर दो। भारत ने सोचा कि चलो छोड़ो, हम तो वैसे भी शांति के दूत हैं और हमें ये सब हमला वमला नहीं करना, हमने अपना बदला ले लिया। लेकिन अगर पाकिस्तान ने दोबारा बदतमीजी करी, और अगर अमेरिका ने अगर बहुत ज्यादा उसकी सहायता करने की कोशिश करी, तो अमेरिका का भी हम वही हाल करेंगे। हम नए भारत हैं, ये पुराना भारत नहीं है जो किसी का अत्याचार सहे और शांति का संदेश दे। हम लोग वार का जवाब वार से देना जानते हैं, और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ये आप लोग के सामने आप देख सकते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंडिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां पाया जाता है? तो आंसर है उसका आंध्र प्रदेश। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।